आचार्य जी, ये कुंभ का अर्थ और इसका धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक पक्ष आप अगर बताएं तो थोड़ा सा जी लोग जानेंगे, समझेंगे। जी। ये तो कुंभ के विषय में जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये देव और दानव का जो था ना, एक युद्ध हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय अमृत का घड़ा प्राप्त हुआ, तो दोनों के बीच में फिर राक्षस लोग उसको पाने के लिए लालच थे, उधर देवता लोग थे, तो राक्षस लोगों ने उसको ले लिया था। फिर भगवान विष्णु ने उनको जाके वो प्राप्त किया था। तो उस समय कुछ बूंदे जो है नीचे गिर गई थी। तो ये 4 स्थान जो है, प्रयाग हो गया, उज्जैनी हो गई, नासिक, ये जो तीन स्थान है, और एक हरिद्वार, ये 4, इन स्थानों में अमृत के बूंदे टपकी थी। ये एक पक्ष हो गया। तो ये जो विशिष्ट प्रकार के ग्रह गोचर बनते हैं, ये विशिष्ट मकर में जब सूर्य जाते हैं माघ के महीने में, और विशिष्ट प्रकार के ये परिश्रेष्ठ बनती है ग्रहों की, उस दौरान वो जो अमृत तत्व है वातावरण में यहाँ के, वो ज्यादा जागृत होता है। अमृत तत्व, इमर्टिलिटी, वो चीज है कि जो हमारे भीतर है ही, और क्या है, हमारे कर्मों के कारण, इधर उधर सब संस्कारों के कारण वो सजे हमारे भीतर का जो अमृत तत्व है वो ढका हुआ है। पर क्या होता है, यहाँ जब इतने सारे साधु संत महात्मा, बहुत सारे इनलाइटेन सोल, बहुत जागृत आत्माएं यहाँ आती है, जब बहुत सारे लोग समूहों में आके एक ही हेतु के, एक ही उद्देश्य के लिए जब डुबकी लगाते हैं, एकत्रित होते हैं, तो क्या होता है, जो इसकी चेतना इतनी विकसित नहीं है, उनको भी वो जो विकसित चेतना है, जो बहुत ही उच्च चेतना वाले लोग हैं, उनके कारण से उनका भी चेतना का विकास होता है, जिससे उनके जो भी कर्म दोष है, जो भी पाप हम लोग बोलते हैं, या फिर कर्म का जो भी संस्कार उनके ऊपर है, वो साफ होके फिर भीतर के, अपने भीतर की जो आत्मा तत्व है, अमृत तत्व है, उसकी जागृति होती है। इस पवित्र वेला में कोई अगर यहाँ डुबकी लगाता है, तो वो जो अमृत तत्व यहाँ पड़े हुए थे, अर्थात हमारे भीतर भी वो अमृत तत्व है। तो जैसे ही हमारे भीतर के, हमारे शरीर के, हमारे कर्म संस्कारों से वो दोष निकल जाते हैं, तो हमारे भीतर का वो अमृत तत्व जागृत होता है यहाँ डुबकी लगाने से। इसका इसीलिए विशेष महत्व है कुंभ का। ये तो एक पक्ष हो गया, धार्मिक पक्ष। और सांस्कृतिक पक्ष ये है कि इसमें बहुत सारे धारा के लोग एकत्रित आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कोई राम नामी है, नाम जाप करता है, कोई ध्यान योग के मार्ग को अपनाने वाले लोग हैं, कोई अलग अलग विषय को लेके चलने वाले, भिन्न भिन्न धारा को लेके चलने वाले अनेक संप्रदाय है भारत में। पर कुंभ और ये जो सामूहिक आयोजन है कुंभ का, सामूहिक चेतना का जो है प्रभाव, इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया गया है। इसमें बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और दुनिया के बहुत सारी यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया गया, जिसमें ये पाया गया कि अगर सामूहिक रूप से 10,000, 15,000 लोग बैठ के कहीं एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में मेडिटेशन करते हैं, या कुछ भी चीजों को लेके एक जैसा सोचते हैं, तो वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही लाइफ सपोर्टिव हो जाता है, बहुत सात्विक हो जाता है, और जीवन पोषक वातावरण हो जाता है। तो जब 10,000, 8,000 लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया अन्य विभिन्न देशों के राजधानियों में, बड़े बड़े शहरों में, तो वहाँ ये देखा गया कि वहाँ क्राइम कम हो गई, एक्सीडेंट की घटनाएं कम हो गई, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स देखे गए वहाँ कि जहाँ दुष्प्रवृत्तियाँ बहुत कम हो गई। तो ये तो वो तो 10,000, 8,000 के ऊपर रिसर्च किया गया था। यहाँ तो 10 करोड़, 8 करोड़ लोग आ रहे हैं। जब एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, इतने सात्विक भाव से, इतने पवित्र वातावरण में वो सोचेंगे, तो ये देश और दुनिया के लिए बहुत ही एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए ये बहुत ही एक बड़ा आयोजन है। सबके जीवन पोषक वातावरण बनेगा, जिससे हमारे भारतीय संस्कृति और हमारी जो सनातन सभ्यता है उसका एक अलौकिक रूप है। ये मतलब जो अवर्णनीय है, किसी को वर्णन नहीं कर सकते कि इतने सारे लोग बिना बुलाए एकत्र आके यहाँ साधना कर रहे हैं, सब अपने अपने धारा को लेके चल रहे हैं। तो इतना पवित्र वातावरण में होने से
सबका एक दूसरे से कनेक्ट भी हो रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। अच्छा, सबकी आर्थिक पक्ष संस्कृति, क्या है, सामाजिक और आर्थिक पक्ष कैसे देखते हैं इसको? सामाजिक पक्ष तो अभी हमने बताया कि अलग अलग धारा के, जैसे कोई विचार उड़ीसा से- से आया है, कोई आसाम से, मैं स्वयं पूना से आया हूँ, कोई यहाँ उड़ीसा से हो, कोई कहाँ से, दुनिया भर के देश के लोग एकत्रित आके दुनिया अलग अलग धर्म संप्रदाय विश्वास को मानने वाले लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। ये एक सामाजिक पक्ष हो गया। धार्मिक पक्ष आपको हमने बता ही दिया, और इसका आर्थिक पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप बता रहे हैं? आर्थिक पक्ष है कि यहाँ इतने सारे लोग आए तो सब लोग खरीदारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट इतने सारे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि हमें पता चल रहा है, जहाँ हम नैनी में रूम लिए हैं, कोई कहीं रूम खाली नहीं है, हर किसी का रूम, कोई ना कोई यात्री वहाँ पे, क्या रिश्तेदार, कोई यात्री, ये कोई ना कोई भरा हुआ है। आधा जो व्यवसायिक आस पास नहीं पर्सनल घरों में भी लोगों ने, जो व्यवसाय करने वाले हो आए हैं सब बाहर। हाँ, सब लोग आने से क्या हो गया, सब लोग आने से क्या हो गया कि यहाँ सब लोगों को कुछ न कुछ मिल रहा है। काम करने वाले को पैसा मिल रहा है, कम्बल बेच रहा है उसको मिल रहा है, कोई ये परलियाँ बेच रहा है उसको मिल रहा है, पॉलिथीन बेचने वाले को मिल रहा है, स्वीपर को मिल, इतने सारे लोगों को काम मिल रहा है, और सबका जीवन ऊर्ध्वगामी हो रहा है, आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है। तो इतना सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रहा है कि मुझे लगता है कि इतना बड़ा एक अकल्पनीय है, इतना बड़ा कैसे हो रहा है ये स्वतःस्फूर्त, ये भगवान की कृपा से और हमारे प्रशासन के उनके दूरदृष्टिता के कारण इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है, बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया गया है, और सारे लोगों को आर्थिक लाभ तो हो ही रहा है, साथ साथ में सारे लोग प्रसन्न भी हो रहे हैं। जो भी यहाँ लोग आ रहे हैं सबको ऐसा लग रहा है कि कैसे किया गया है, उत्साहित है लोग। बहुत उत्साहित है, और सबको लग रहा है कि ये कैसे संभव है, इतना माइक्रो मैनेज किया गया है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान दिया गया है, चाहे टॉयलेट हो, ये हो, अभी टॉयलेट में छोटी सबसे निचले स्तर में स्वीपर रोज यहाँ आके झाड़ू लगाते हैं, सुबह टॉयलेट साफ करने वाला रोज 3-4 लोग हर एक सेक्शन में, एक अलग अलग सेक्शन बनाए गए टॉयलेट इसके, हर एक जगह में 3-4 ऐसे ग्रुप रखे गए, साफ सफाई को ध्यान दे रहे हैं, पानी का ध्यान दे रहा है, बिजली का ध्यान, इतने अच्छे से, इतने बड़े भाव से, खुले मन से इसका सरकार ने, प्रशासन ने व्यवस्थापन किया है कि हर किसी के लिए इसमें सीखने जैसा बहुत कुछ है, हर किसी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है। आर्थिक पक्ष तो है ही, सीखने के पक्ष भी बहुत है, जहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैंने जैसा अभी 10-15 दिन में देखा है, और हमारी दृष्टि से हम जो ऑब्जर्व कर पा रहे है हैं। आपके हिसाब से कि ये सीखना चाहिए, ऐसे टाइप के लोगों को ये सीखने के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए या किसी और भी जो रिसर्च करने वाले हैं, तो आपके हिसाब से क्या है कि ये चीजें सीख सकता है, ऐसा क्या आपको लगा? नहीं, मैं तो सच बोलो तो बोलने से भी, हमारे वाणी से भी परे की चीज है, इतना अच्छा मैनेज किया गया है। चाहे नहान की जगह हो, जहाँ घाट बने, वहाँ आप देखेंगे पहले परेलिया है, फिर बोरा रखा गया है, इतना अच्छा। और इतने, जब कोई आदमी मन से काम करता है तो उसका कार्य जो है परिणाम में दृष्टिगोचर होता है उसका, तो यहाँ परिणाम दिख रहा है। तो सरकार की जो इच्छा है, वो भाव है, वो देने का जो भाव है, कुछ करने का जो भाव है, हर कार्य में वो दृष्टिगोचर हो रहा है, दिख रहा है कि कितने अच्छे से कर रहे हैं। वहाँ जाओ, फूल एक फेंकता है तो 5 लोग आते हैं, अरे फूल क्यों फेंका? अच्छा है, हाँ, कोई एक फूल भी फेंक रहा है तो आ रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, नहीं ये तुम्हारी माँ है, कोई कपड़े नहीं धोने। हर कोई व्यक्ति, इतनी जागरूकता फैल रही है समाज में, इतनी बड़ी जागरूकता। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोग यहाँ से अच्छा संदेश लेके जाएंगे, सीख के जाएंगे। पर्यावरण और कृषि से जुड़े लोगों के लिए कुंभ किस तरह से लाभप्रद आपको समझ में आ रहा है? कृषि का, इसमें तो अभी कृषि की जो उपज है उस हिसाब से तो बहुत सारा खपत है, आर्थिक दृष्टि से ही आएगा हो कि बहुत सारा खपत हो गया, बहुत सारे कृषक लोगों को इतने सारे धान्य उनके अच्छे रेट में बिक रहे हैं, डिमांड बहुत है यहाँ पर कुंभ, हाँ, कुंभ में इतने सारे डिमांड है, इतने सारे लोग है, कंज्यूमर से तो जो डिमांड है तो उनको फिर कंज्यूमर को उसका लाभ भी मिल रहा है। तो बहुत, यहाँ से आप 8-10 किलोमीटर कहीं भी जाइए, कोई भी चीज है ही नहीं, आ ही नहीं पा रही कहीं से, है ही नहीं उपलब्ध। मैं अभी 50 किलो आटा लेने गया, बोला है ही नहीं, 10 किलो का 5 किलो का लीजिए, इतना जा रहा है सब लोगों के। तो कृषक लोगों के लिए भी इसमें अच्छा खासा उनका भी आर्थिक रूप से उनको भी लाभ मिला है। सरकार ने सच में बहुत बहुत गहराई से इसका मैनेज किया है कि हर सेक्शन को कुछ ना कुछ मिले,
ऐसा नहीं कि हर सिर्फ वर्ग को आयोजन ध्यान है। में रखा गया। हर चीज को ध्यान में रखा, हर एक पक्ष को। वो तभी सब संभव होता है जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है। तो इससे दिखाता है कि प्रशासन या हमारे जो भी नेतृत्व वर्ग है वो अपने लोगों से, अपने धर्म से, अपनी परंपरा से उनको बहुत प्रेम है, आत्मीयता से लोगों को जोड़ा जा रहा है। आत्मीयता है उनको। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि हम इनको ऐसा अनुभव लेके जाएं कि कहीं कोई दुख ना हो। देख कोई भी, हम लोग यहाँ भंडारा कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, हर किसी को लग रहा है मेरा जो भी, मेरे लिए जो संभव है मैं क्या इसमें योगदान कर सकता हूँ। छोटा छोटा योगदान है, पर हर कोई चाह रहा है कि मैं मेरे लेवल पे, जैसे मैं भी हूँ, मैं अपने से लगाया हूँ ये टेंट, अपने उसमें मेरे ही जितने मेरी सामर्थ्यता है, बहुत सी लिमिटेड है, पर मुझे भी लगा कि ये ऐसे अवसर है जिसमें हमारे जैसे लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है कि हम क्या दे सकते हैं। यह ऐसा पक्ष है कि जहाँ देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, आप दे सकते हैं लोगों को, आप अपने संदेश पहुंचा सकते हैं, आप कोई भी चीज आप डिलीवर कर सकते हैं। जो आपने सोचा होगा कुछ करने के लिए, उसके लिए एक वर्ग चाहिए। तो यहाँ हर एक वर्ग आया हुआ है, कोई भी लेवल का हो, छोटे से छोटा स्वीपर से लेके दिन भर इधर रहते हैं, बड़े से बड़ा कोई अधिकारी हो या उद्योगपति हो, हर कोई एक्टिव है अपने काम में। हर कोई यहाँ आया है। कुंभ में हमारे यहीं पे 4 IITian हैं। अच्छा है ना? हाँ, हमारी इसमें जुड़े हुए अच्छा कंपनी चलाते हैं, ये है, बड़े बड़े लोग हैं जो भौतिक रूप से संपन्न है, फिर भी वो भी समझते हैं कि सामूहिक कॉलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जो इम्पैक्ट होता है कितना बड़ा होता है। इतना बड़ा समूह ये हमारे सनातनियों के लिए सच में ही बड़ा ही गर्व का विषय है, ऐसा मुझे लगता है। और हर एक पक्ष इससे कुछ न कुछ पा रहा है। अच्छा, ये आचार्य जी, कल्पवास के वैज्ञानिक फायदे क्या हैं आपके हिसाब से? कल्पवास लोग करते हैं। कल्पवास जो होता है, एक तो कल्प का समझना पड़ेगा कि कल्प क्या होता है। उसमें एक ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, बहुत लंबा समय। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई कोई चीज है अपने मेन में काम कर दिया, प्रोसेसिंग में बहुत सारा टाइम निकाल देते हैं। पत्रकार लोग हैं आप लोग ना, कोई क्या मैटर बनाना है, क्या करना है, तो प्रोसेसिंग में हमारा बहुत सा समय निकालना। और आपके पास क्लैरिटी हो कि आप क्या जाना है, कैसे करना है, किस ढंग, अगर क्लैरिटी होगा तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्टेज नहीं होगा। आप ठीक विषय में जाएंगे, उसको वहीं पे क्लिक करेंगे, काम हो जाएगा। नहीं तो ज्यादातर समय हमारा तो कल्पवास क्या है कि ये ऐसी जगह है, जैसे कि हमने पहले बोला, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी द्यामो केमं कस्मै देवाय हविका विधेम। बोले पहले हिरण्यगर्भ था, मतलब हिरण्यगर्भ एक प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर एनर्जी था। उसमें कोई मास प्रॉपर्टीज नहीं था, कोई मेटल नहीं था, मैटर नहीं था उसमें। तो फिर हमारे वैदिक साइंस में क्या बोलते हैं कि फिर उनकी एक इच्छा जागृति हुई, भूता मतलब उसने आकार लेने की सोची। भूतस्य जातः, भूतस्य जातः मतलब भूत मतलब आकार, जातः उसको रूप लेने का सोचा। पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी, और उसने जैसे आकार लिया, फिर उसको आकार लिया तो क्या, उसमें जो आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष, पूरा ब्रह्मांड, जो कि मॉडर्न साइंस जो हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, ये महाविस्फोट का सिद्धांत बोलते हैं आजकल के लोग। तो हमारे हिरण्यगर्भ सूक्त में इसको पहले ही सब कुछ है वहाँ। पहले तो कुछ भी नहीं था, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर एनर्जी था। फिर उसने एक इच्छा प्रकट की। ये लोग बोलते हैं कि विस्फोट हुआ, कुछ तो वहाँ वाइब्रेशन हुआ, कुछ तो स्पंदन हुआ, विस्फोट हुआ, इसीलिए ये अनंत ब्रह्मांड बना। ये मॉडर्न साइंस का मानना है। पर हमारा वैदिक साइंस बोलता है कि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, समवर्त उसमें सब कुछ समाहित था, भूतस्य जाता है। फिर उस ईश्वर ने, उस प्योर कॉन्शियसनेस ने फिर क्या किया, भूतस्य जाता, उसने अपने भीतर रूप लेने की सोची। फिर उसमें पृथ्वी, आकाश, सब कुछ जितने अंतरिक्ष, टाइम, स्पेस, सब कुछ उसी से बने। ठीक है ना। तो पहले क्या है, प्योर एनर्जी। वो कहाँ हुआ, यही प्रयाग में हुआ, इसीलिए प्रयाग बोलते हैं। पहला याग, पहला विस्फोट, पहला प्रस्फुटन कहाँ हुआ, इस धरती में हुआ, एक जगह में हुआ। तो आप अगर कोई भी चीज को अगर रूट में कुछ कर देंगे तो पूरा उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, पता है कि नहीं। हम जड़ में पानी देने से क्या हो जाएगा, पूरे पत्ते, डाली, पंखुड़ी सब कुछ क्या हो जाएगा, उससे पुष्पित पल्लवित हो जाएंगे ना। जड़ में बच्चे भी बोलते हैं ना कि अगर फल का आनंद लेना हो तो जड़ में पानी दो। तो ये जड़े प्रयागराज और तीर्थराज क्या है, प्रयाग, जहाँ से पहला प्रस्फुटन हुआ, पहले सृष्टि का आरंभ हुआ,
प्योर जो कॉन्शियसनेस था उसने एक मैटर घुस गया, मीटर एक रूप लिया, आकार लिया, वो ये स्थान है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हम कुछ भी कर देंगे तो इसका प्रभाव सब कुछ हो जाएगा। अब जड़ में कुछ चेंज, एक सफल जो माली होता है, बहुत अनुभवी जो माली होता है, वो रस के जो सत्ता है उसमें चेंज करके पूरे स्ट्रक्चर में एक ही फल से, एक ही पेड़ से 2-3 प्रकार के फल निकाल लेता है। मालूम है आपको ना, एक ही फल पेड़ से एक आम निकल रहा है, दूसरा, क्योंकि उसको जानो वो कैसे फंक्शनिंग होती है, कैसे कार्य करती है, उसको मालूम है। तो वैसे ही ये वो स्थान है जहाँ जाके हम कुछ भी सोचते हैं तो वो फिर सोच कार्य में परिणत होता है। तो हमारे वैदिक साइंस में क्या बोलते हैं कि आध्यात्मिक सत्ता है, अधिदैव सत्ता है और अधिभूत। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी कार्य करने से पहले एक भाव आता है, भाव से क्या आता है, विचार। पहले आया कि मुझे कुछ करना है, आप आए, तो वो जिस भाव है, भाव मतलब कारण भाव, उद्देश्य, संकल्प, कारण भाव किसके लिए, तो फिर कैसे करना है उसको, वो उसको बोलते हैं हम लोग अधिदैव क्षेत्र। फिर अधिभूत, वो कोई कार्य किया उसका जो परिणाम आता है उसको, तो जो व्यक्ति जो भाव से कार्य करता है उसका परिणाम वैसा ही दृष्टिगोचर होता है, वैसे ही दिखता है। ठीक है ना। तो जब सृष्टि का आरंभ ही यहाँ से हुआ है, ये बहुत ही वैदिक साइंस में कहा गया है कि उस लेवल में, जैसे बोलते हैं कि स्वरूपे अवस्थानम, जैसे अपने अवस्था में स्थित होने के बाद फिर ऋचो अक्षरे परमे व्योमन अस्मिन देवा अधिविश्व निषेधु, वो जो शून्य का, वो जो अनंत का क्षेत्र है अपने कॉन्शियसनेस आत्मा में, और सब कुछ सारे देवी देवता सारे गुण वहाँ निवास करते हैं। तो जैसे ही हम शांत होके अपने मन में कुछ विचार डालते हैं ये क्षेत्र में, प्रयाग में, तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड भी कहाँ से बना है, उसी प्योर एनर्जी से बना है ना, उसी ईश्वरीय एनर्जी से। तो फिर पूरा ब्रह्मांड भी हमको सहकार्य करने लगता है, सब कुछ हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती है, जो हम चाहते हैं वो होने लगता है, क्योंकि वो जो ब्रह्मांड संचालित हो रहा है वो भी उसी शक्ति के द्वारा संचालित। आप जानते हैं ये मेघ में पड़ा है, जब तक कोई एक जीवित तत्व का इसमें हाथ ना लगे हिल सकता है क्या जड़। तो इतने सारे ब्रह्मांड में सब कुछ चल रहा है, ग्रह नक्षत्र हर चीज इतने ग्रह सुसंबद्ध ढंग से चल रहे हैं, तो कोई ना कोई तो शक्ति है जिसको चला रही है। ठीक है ना। तो कोई ना कोई वो जो शक्ति है उसी को हम क्या बोलते हैं, ईश्वरीय शक्ति बोलते हैं, ईश्वरीय शक्ति। तो वो जो ईश्वरीय शक्ति, वो जो चेतन शक्ति है, जो जड़ को स्फूर्ति प्रदान करने वाली शक्ति है। ये आचार्य जी जो हमने पूछा कि कल्पवास का वे वैज्ञानिक जो है फायदे लोग कल्पवास कर रहे हैं, तो इसका आप वैज्ञानिक फायदे आप किस तरह से देखते हैं, ये थोड़ा सा थोड़ा सा विषय अंतर हो गया है, सॉरी। बोलिए चालू। नहीं ठीक है, आप बोलते रहिए। तो आपने जो बताया वो सही बताया, मैंने कहा ये भी अच्छा है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ रहने से, ये भूमि बहुत ज्यादा जागृत होने के कारण से, यहाँ जब हम रहते हैं, इतना अच्छा सात्विक जीवन पोषक वातावरण होने के कारण से हमारे जो भी कर्म संस्कार है, जैसे कि आप जानते हैं मोबाइल चलाते हैं हम लोग, तो हर चीज में, हर प्रोग्राम में जो भी हम ओपन करते हैं तो उसका एक कैचअप मोबाइल रख लेता है, हिस्ट्री में रखता है ना। तो वैसे ही हमारी शरीर भी है, हमारी संस्कार भी, हम जो कुछ भी कर्म करते हैं संस्कार का एक कॉपी वो रख लेता है अपने पास। ठीक है। तो यहाँ आने से क्या, इतना सात्विक वातावरण है कि वो जो भी हमारे कार्मिक संस्कार है वो सब डिजॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे भीतर का जो चेतन तत्व है, अमृत तत्व है, वो जागृत हो जाता है। तो यहाँ ऐसा प्रभाव, इतना ज्यादा पॉजिटिविटी है कि यहाँ एक रात भी अगर आप रुके तो आपने कितने सालों का, बोलते हैं कि कल्पों का किया हुआ पाप भी, अगर आप एक रात भी अगर यहाँ गंगा के तट पे, इस पवित्र पावन जागृत भूमि पे एक रात भी अगर आप बिताते हैं तो आपके जन्मों जन्मों के कलमश मिट जाते हैं। कलमश होता है जैसे अग्नि जलाने के बाद वो काला काला धुएं का लगता है ना, वैसे हर कर्म करने के बाद उस कर्म का संस्कार आता है। जैसे मोबाइल में कैचअप आता है ना प्रोग्राम में, वैसे तो वो जो कलमश है पूरा क्लीन हो जाएगा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मासात् करोति, भगवान ने गीता में कहा कि यहाँ इतना ज्ञान पक्ष, इतना सकारात्मक पक्ष इतना ज्यादा है कि यहाँ आने के बाद
वो नकारात्मकता वो सब दूर होके अपने भीतर का सकारात्मक पक्ष, ईश्वरीय पक्ष हमारा ज्यादा जागृत हो जाता है। इसीलिए यहाँ कल्पवास बैठना मतलब कि अपने जन्म जन्मों के जो कुसंस्कार मतलब संस्कार है, कर्म संस्कार, संचित कर्म हो गए, प्रारब्ध कर्म हो गए, सारा धुल के आप शुद्ध स्वरूप बन जाते हैं। आपके भीतर की चेतन तत्व जागृत हो जाती है। इसीलिए कल्पवास का बहुत ही ज्यादा महत्व है यहाँ पे वास करने का। आचार्य जी अपना नाम थोड़ा सा बता। मेरा नाम आचार्य प्रकाश है। मैं ध्यान सिद्धि शिक्षक हूँ और विश्व शांति राष्ट्र का वैदिक विज्ञान का सलाहकार के रूप में भी कार्य करता हूँ और हम लोग सेवा भावी कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अवसर दिया।